लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हराने के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में होगी। इसके लिए विपक्षी नेता दिल्ली में जुटने लगे हैं। इससे पहले गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें गठबंधन के भविष्य पर कोई विशेष फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मंगलवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक काफी खास रहने वाली है, क्योंकि इस बैठक में गठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग, विपक्ष के चेहरे आदि पर फैसले हो सकते हैं। जाहिर है कि इससे पहले देश के अलग अलग शहरों में इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु और तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। और अब राजधानी दिल्ली में होने वाली बैठक सबसे खास रहने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद गठबंधन के सभी दल मिलकर बड़ी बड़ी रैलियां निकालेंगे। शीतकालीन सत्र धीरे धीरे सस्पेंड सत्र में तब्दील होता जा रहा है। संसद सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री के बयान की मांग और हंगामे के चलते सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ 78 सांसदों का निलंबन एक साथ हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के 33 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। इसमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है। तो वहीं राज्यसभा से भी 45 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। यानी इस सत्र में अभी तक कुल 92 विपक्षी सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। इससे पहले 14 दिसंबर को 13 सांसद निलंबित किए गए थे। जाहिर है कि 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा चूक के बाद से लगातार विपक्ष संसद में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसी के चलते संसद में लगातार हंगामा भी हो रहा है। देश के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक साथ इतने सारे सांसदों का निलंबन। वापी मामले पर बड़ी खबर सामने आई है। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी है। जानकारियों के अनुसार ये रिपोर्ट करीब 1500 से ज्यादा पेज की है। जाहिर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त से शुरू हुआ ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे 16 नवंबर तक चला था। जानकारियों के अनुसार एएसआई को इस सर्वे में खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें जिलाधिकारी की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया था। इन सभी अवशेषों को भी कोर्ट में पेश किया गया है। सोमवार को रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई की 5 सदस्यीय टीम कोर्ट पहुंची और रिपोर्ट सबमिट की। इस दौरान वादी, प्रतिवादी और दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। जाहिर है कि एएसआई की टीम ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 5 बार ज्यादा समय मांगा था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। भारत में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। केरल में कोरोना का एक नया सब वेरिएंट JN1 मिला है, जिससे रविवार को 4 लोगों की मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश में भी एक कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत हो गई। हालांकि यूपी में कोरोना से मरने वाले शख्स के मामले में यह साफ नहीं हुआ है कि वह शख्स कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित था या नहीं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रविवार को कोरोना के 335 नए मरीज सामने आए, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1701 हो गई। सब वेरिएंट को लेकर कर्नाटक सरकार भी अलर्ट पर आ चुकी है। वहीं ICMR के महानिदेशक के मुताबिक इस वेरिएंट का पहला मामला केरल में 8 दिसंबर को सामने आया था। एक महिला को इसके लक्षण थे, बाद में वह सही। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटाए गए शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि शिवराज को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली बुलाया है। इस तरह चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली जाएंगे। वहीं पिछले दिनों नड्डा ने शिवराज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि शिवराज के कद के अनुसार उन्हें काम देंगे, उनके अनुभव का अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा हाईकमान ने शिवराज की नई भूमिका तय कर दी है। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा में कोई बड़ा पद मिल जाए। मोस्ट वांटेड आतंकवादी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद को जहर दे दिया गया, जिससे वह कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। हालांकि अभी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि दाऊद को अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। वो 2 दिन से अस्पताल में भर्ती है। वहीं इस मामले पर मुंबई पुलिस भी नजर बनाए हुए है। पुलिस मुंबई में दाऊद के रिश्तेदारों से संपर्क करके जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि मुंबई हमलों का आरोपी दाऊद पर NIA ने पिछले साल 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। UN भी दाऊद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। दाऊद पर हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, ड्रग्स की तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। बताया जा रहा है कि वह इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन वहां की सरकार इससे इनकार करती रही है।
देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक पीजीआई से एक बड़ी खबर सामने आई। लखनऊ में स्थित पीजीआई के पुराने ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई, तो वहीं दो लोग बुरी तरह से झुलस गए। अभी जानकारी के अनुसार यह हादसा वेंटिलेटर फटने से हुआ है। आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां कई लोग फंस गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। वहीं आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौजूद हैं। कई फंसे मरीजों को खिड़की से बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आग लगने की हाई लेवल जांच की जाएगी। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। 2024 के चुनाव से पहले आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए कांग्रेस ने सोमवार को डोनेट फॉर देश अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद 1,38,000 रुपए चंदा दिया। ये अभियान 28 दिसंबर तक ऑनलाइन चलेगा, जिसके तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से चंदा जमा करने की अपील की जाएगी। 28 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस के बाद कांग्रेस इस अभियान के तहत घर घर जाकर चंदा जुटाएगी। अभियान के शुभारंभ पर खड़गे ने कहा कि पहली बार पार्टी देश के लिए दान करने को कह रही है। अगर हम अमीर लोगों पर निर्भर होते हैं तो हमें उनकी पॉलिसी माननी पड़ती है। महात्मा गांधी ने भी देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों से चंदा लिया था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के इस अभियान के जरिए कांग्रेस लोगों से संपर्क भी साधेगी, जिससे उसे चुनाव में फायदा मिल सकता है। तूफान मिचोंग के बाद अब तमिलनाडु एक बार फिर भारी बारिश का सामना कर रहा है। अब की बार बंगाल की खाड़ी नहीं बल्कि हिंद महासागर के पास तमिलनाडु के तटीय इलाके पर चक्रवाती स्थितियां बनने से राज्य के दक्षिणी जिलों में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। जानकारियों के अनुसार राज्य में रविवार शाम को 250 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई। कोविल पट्टी में नदियां झीलें सब ओवरफ्लो हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जिले की 2 झीलें टूट गईं। बाढ़ को देखते हुए शासन ने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 250 जवानों को दक्षिणी जिलों में तैनात कर दिया है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को 4 जिलों में स्कूलों बैंकों में छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं राज्य में अभी मुसीबत से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में भी भारी बारिश होने की आशंका जता दी है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सत्र धीरे धीरे सस्पेंड सत्र में तब्दील होता जा रहा है। संसद सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री के बयान की मांग और हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के 34 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। इसमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। अधीर को निलंबित करने के घटनाक्रम को उनके ताजा बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि चुनाव से पहले पीओके लाकर दिखाइए, सुबह शाम नेहरू पर इल्जाम मत लगाइए। जाहिर है कि 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा चूक के बाद से लगातार विपक्ष संसद में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसी के चलते संसद में लगातार हंगामा भी हो रहा है, जिसके बाद 14 दिसंबर को लोकसभा से कुल 13 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। सोमवार को 34 सांसद निलंबित कर दिए गए, जिससे अब कुल निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 47 तक पहुंच चुकी है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सुरक्षा चूक मामले में जांच जारी है, लेकिन इस तरह से सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना ठीक नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बने इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी के साथ दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है और मोदी को हराना है। इस दौरान जब उनसे मोदी के दोबारा सत्ता में आने के दावे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भड़कते हुए कहा कि क्या है मोदी, आएंगे तो आओ, हम सब लोग मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे और इस बार हटाएंगे। इंडिया की बैठक में जा रहे हैं सर, मिल के लड़ना है। नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? आधा दिसंबर बीतने के बाद पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी होने से 24 घंटे के भीतर पारा 5 डिग्री और गिर गया। अब यहां का पारा -8 डिग्री तक नीचे जा चुका है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम पारा -1 डिग्री पर पहुंचा हुआ है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मैदानी राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। यूपी में पहली बार पारा 4 डिग्री से नीचे आ चुका है। यहां के बरेली में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। कई जिलों का पारा 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में दिन में भी कोहरा छाने के आसार जताए हैं, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी और बढ़ेगी।